हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले के लेक्चर में हमने आपको एओडी का 3 यूनिट ख़त्म करा दिया। 3 चीज़ जैसे कि रेट मेजर, टेंजेंट्स नॉर्मल और फिर अप्रोक्सीमेशन। अब मात्र 2 चीज़ बचता है और 2 चीज़ में क्या, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जिसको हम लोग मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं और लास्ट में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर इनमें से, क्योंकि मैं पहले भी बताते आया था कि इसको लगातार ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ना, इसमें ये मैटर नहीं करता कौन एक्सरसाइज पहले बाद में है। ओके, चलिए सबसे पहले समझते, देखिए नाम से स्पष्ट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है ना। एक इंक्रीज करे तो एक डिक्रीज करे। ठीक है, आइए कुछ ग्राफ्स को देखते हैं। कुछ ग्राफ है ना, यहाँ पे मैं बारी बारी से आपको ग्राफ दिखाऊंगा जिसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम देखना है। ये एक तरह ग्राफ हो गया। ठीक है ना, ये मान लीजिए y बराबर fx का है और ये है ना, ये x बराबर a है और ये आपको x बराबर b है। थोड़ा छोटा लग रहा होगा, मैं इसको बड़ा लिख दूं, है ना, x बराबर a और ये x बराबर b। ठीक है, मान लिया जाए, है ना। अच्छा, आगे मैं लिखूंगा, पहले और भी ग्राफ देख लीजिए। एक ये देख लीजिए, ठीक है, एक ये ग्राफ हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा x बराबर a हो गया और ये x बराबर b हो गया। तो देखिए यहाँ a एक जगह पे क्या है भाई, मान लो x बराबर 5 हो गया और ये x बराबर 15 हो गया। तो 5 और 15 के बीच में, 5 और 15 के बीच में तो x के बहुत सारे वैल्यूज है ना, 5.1, 5.2 अनंत है। और अगर इंटीग्रल की बात करते तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये सब तो हैं। तो a और b के बीच में भी x के बहुत सारे वैल्यूज होंगे। ठीक है ना, अब जरा बस कंसीडर करिएगा, फिर हम लोग ये सब मीनिंग समझ जाएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये x बराबर a और एक x बराबर b हो गया। मैं यहां पर ना, यहां पर मान लेता हूं कि ये x1 है। ये क्या है, x1, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ना, ये आप ऐसे समझ लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट, ये वाले चीज का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा fx1 है ना, ये हो गया। अगर मान लीजिए y बराबर fx का ग्राफ है तो, है ना। फिर ये मान लीजिए आप यहां कोई पॉइंट है जिसको हम x2 कहते हैं। जैसे मान लो ये बराबर 10 और ये 15, ये मान लो कि तुम्हारा 8 हो गया, ये 12 हो गया x2। ठीक है, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे अगर, है ना, तो इसका होगा x2 कॉमा fx2, x2 कॉमा fx2। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया, ये मान लिया जाए p हुआ और ये q होगा। बस आप अभी देखते जाइए आराम से, सेम टू सेम वही बात करेंगे यहाँ पे, है ना। ये हो गया x1 और ये हो गया x2। ठीक है, तो ये मान लीजिए p और ये पॉइंट हो गया q। तो p की बात करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा fx1। fx1 मतलब कि x1 रख देने पे y का वैल्यू। ठीक है, और इसका मतलब हो गया x2 कॉमा fx2। ठीक है, अब देखिए, आप इसको देखिए और देखने से ही एक चीज तो क्लियर है ना कि ये दिखने से इसका ग्राफ जो है बढ़ रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, जस्ट लाइक सीढ़ी चढ़ रहा है। तो आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊंचाई में इंक्रीजिंग होती है कि डिक्रीजिंग होती है, तो इंक्रीजिंग होती है। तो ये दिखने से स्पष्ट है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब मुद्दा इंक्रीजिंग का है ना, जब मुद्दा इंक्रीजिंग का है
तो जरा नोटिस करिएगा एक चीज, देखिए ये जो हाइट है ना, हाइट ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट, और इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू fx1 है, यानी ये हाइट जो है fx1 है और ये हाइट जो है क्या है fx2 है। तो जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जब फंक्शन ऐसे यूं ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि देखिएगा, देखिए ध्यान से, एज x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1, समझ रहे हैं। अब मान लो इसको x2 इसको x1 मानते तो अलग बात है भाई, x2 ग्रेटर देन x1, यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, ये भाई ये ओरिजिन होता है, ये इधर इधर जाते तो बढ़ता ही ना है। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, आप देखिए ना, देखिए ध्यान से, ये इतना हाइट हुआ ना, और भी धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे हाइट जो है बढ़ते जा रहा है। ये हाइट इतना ही था, फिर थोड़ा और x बढ़ गया, हाइट थोड़ा और बढ़ गया, और थोड़ा x बढ़ गया, हाइट थोड़ा और बढ़ गया। मतलब ज्यों ज्यों x बढ़ रहा है वैसे ही y भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे आप इधर हॉरिजॉन्टल बढ़ रहे हैं ना, वैसे ही आपका हाइट भी बढ़ रहा है। तो ऐसा पहचान कौन है, यानी ऐसा किस में हो रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाले में हो रहा है नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ तो इंक्रीज कर रहा है। आप देख के समझिए कि ये ग्राफ यहां से आपने चालू किया तो ये इंक्रीजिंग ना किया है भाई, तो ये इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग। लेकिन ये कभी भी रुका है क्या, नहीं रुका है, ये रुका ही नहीं है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है ना, ये देखिए, ये अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में आप ये भी तो देख रहे हैं कि fx2, देखिए fx2 ये पूरा बड़ा है किससे, fx1 से। fx2 बड़ा होगा किससे, तो fx1 से। अगर x2 x1 से बड़ा हो तब निश्चित तौर पे fx2 भी बड़ा होगा किससे, fx1 से। लेकिन ऐसा कब, ऐसा तब होता है जब ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, यानी इस ग्राफ का जो नाम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये लाइन, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ऑन ए बी, ऑन ए बी, ए और बी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी ये जो फंक्शन का, जिस भी फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ दो संख्याएं यानी x बराबर a और x बराबर b के बीच में है ना, बिल्कुल इंक्रीज करते ही चला जा रहा है, करते गया है ना। यानी ऐसे में एक चीज देखा गया, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। इतनी बातें समझ में आएगी कि नहीं, है ना। तो फाइनली अगर हम डिफाइन करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि दैट फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन विच fx इज, है ना, fx इज ग्रेटर देन x1। आई मीन कि देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे, है ना, एज वेल एज द इंक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, है ना, देन y ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ता है। x का वैल्यू बढ़ने का मतलब हॉरिजॉन्टल और y का वैल्यू बढ़ने का मतलब वर्टिकल, यानी कि ऊंचाई। तो वैसे वैसे बढ़े तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ गए। चलिए, अब उल्टा है भाई, अब इसमें उतना मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना, x का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन वैसे वैसे y का वैल्यू घट रहा है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो ये वैल्यू घटते जा रहा है। यानी ये जो है ना, ये किसका ग्राफ है भाई, तो ये है, आपको लिख देता हूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है
कि अगर x2 बड़ा होगा x1 से, x2 क्या होगा, x2 बड़ा होगा x1 से, तो यहां पे एक चीज उलट जाएगा, तो fx2 छोटा होगा किससे, fx1 से। यानी इन दोनों में बात बनी नहीं, तुम भाई बढ़ेगा तो मैं घट जाऊंगा, ठीक है। तो x2 यानी बाद वाला जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा अगर y का वैल्यू वैसे ही कम होते चला जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई है ना। तो चलिए, तो ये चीज अब आप आराम से नोट कर लेंगे, मैं इसे इरेज करूंगा। ग्राफ बहुत मायने रखता है, आप समझ चुके होंगे अभी तक में। दो बातें समझे आप, है ना, बिल्कुल। वो क्या है भाई, तो अगर है ना फंक्शन का वैल्यू, अगर x का वैल्यू बढ़ेगा और y भी बढ़े, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर x बढ़ने से y घट रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। समझ गए। अब एक वर्ड आता है कि ओनली इंक्रीजिंग, है ना, ओनली इंक्रीजिंग, जिसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, है ना। फंक्शन इज मोनोटोनिकली, मोनोटोनिसिटी का मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें ये निश्चित हो कि या तो वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों नहीं, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है ना। तो वो होता है भाई। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ओनली इंक्रीजिंग। जैसे आप इस ग्राफ को नोटिस करिए, ठीक है, इस ग्राफ पे आइए, यहां से किसी चीज ने बढ़ना चालू किया, है ना, यहां से बढ़ना चालू किया। अगले जैसे आप मान लीजिए ना कि आप ये मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो आप यहां से चलना चालू किए, टाइम बढ़ते गया, उस हिसाब से आप डिस्टेंस भी बढ़ाते गए। लेकिन कुछ देर बाद जाकर आपको ना भूख लग गई, ठीक है। अब आपने अपनी यात्रा को रोक दिया, तो यात्रा रोक दिया तो क्या समय थोड़ी रुका है, समय तो बढ़ेगा ही ना। तो ये समय बढ़ा, लेकिन आपका डिस्टेंस, जैसे मान लो कि ये T1 था, T1 के जगह पे मान लो कि 2 घंटा, यात्रा के 2 घंटे के बाद आप यहाँ पे हैं। 2 घंटे के बाद आपको भूख लगी, किसी भी काम से आप रुक गए, वहां पे आपने टोटल 1 घंटा वेट किया। तो अब यात्रा आप कहां से शुरू करेंगे, 3 घंटे से शुरू करेंगे। लेकिन 2 से 3 घंटे के बीच में आपका जो डिस्टेंस मीटर था ना, वो बिल्कुल वहीं पे बना हुआ था। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां से चलना शुरू किया और 2 घंटे में आपने 30 किलोमीटर चले, तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर चले, 1 घंटे बाद अगर वेट कर लिए कहीं पे, कुछ खाना पीना खा लिए, कुछ भी कर लिए, और फिर 1 घंटा वेट कर लिए, आराम कर लिए, तो फिर अब चलना चालू करेंगे, तब 2 घंटे के बाद भी आप 30 किलोमीटर पे थे और 3 घंटे के बाद भी 30 किलोमीटर पे ही रहेंगे, क्योंकि आपने इस 1 घंटे में कुछ चला ही नहीं, है ना। ध्यान देने वाली बात है, भी ध्यान दीजिएगा। फिर आप आगे बढ़े, फिर कुछ देर आराम कर दिए, है ना, और फिर आगे से बढ़ते गए। तो इसमें एक बात है, आप रुक तो रहे हैं, आप रुक रहे हैं, लेकिन कभी वापस नहीं लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से चला, जैसे कि यहां तक चला फिर वापस इधर आया, मतलब ऐसे बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, ऐसे नहीं कर रहा ना आप, ऐसे तो नहीं कर रहे ना, पहले बढ़ा फिर घटा, बढ़ा फिर घटा, ऐसे नहीं हो रहा ना। तो आप रुक तो सकते हैं, देखिए बढ़े हैं, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब रुके हैं, घटे तो नहीं ना है। भले हम बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन घटे भी नहीं है, मतलब डिक्रीजिंग नाम का कोई चीज ही नहीं है, डिक्रीजिंग नाम का कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ये फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे है ना डिक्रीज नहीं हो रहा है, रुक गया फिर बढ़ेगा। तो ऐसा जब भी ग्राफ मिले ना, ऐसा जब भी ग्राफ मिले, तो ये ओनली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें स्ट्रिक्टली नहीं कहते हैं, स्ट्रिक्टली का मतलब कि वो रुके ही नहीं, कभी रुके ही नहीं, बढ़ता है तो बढ़ते चला जाए,
कभी नहीं रुकेगा तो वह स्ट्रिक्टली हुआ। और जो रुक भी सकता है लेकिन घट नहीं सकता है, कांस्टेंट हो सकता है लेकिन घट नहीं सकता है कभी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। द सेम वे अगर हम बात करते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो वो कुछ ऐसे आपको मिलेगा, है ना। ये घटा फिर रुक गया, फिर घटा फिर रुक गया, है ना, फिर आपका घटना यहाँ पे चालू हो गया। तो अगर ऐसा कुछ मिले तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो आप जैसे भी इसको समझ ली, तो ये इंट्रोडक्शन से देखें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब लगातार बढ़ेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लगातार घटेगा, केवल इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ तो रहा है, कभी कभी रुक भी जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर रुकेगा, लेकिन घटने का नाम नहीं लेगा। और केवल डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है, रुक सकता है, फिर घटेगा, लेकिन बढ़ने का नाम नहीं लेगा। तो ये चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, सिर्फ और सिर्फ सिखाया कि फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। ग्राफ देखकर आप कैसे समझेंगे कि ये किस तरह के फंक्शन का ग्राफ है, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, या ओनली इंक्रीजिंग का है या ओनली डिक्रीजिंग का है, ठीक है ना। ये आपने सीखा, लेकिन अब हम लोग को समझना होगा कि आखिर हम एओडी पढ़ रहे हैं, तो इन सब में डिफरेंशिएशन का क्या इस्तेमाल है ना। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पे बारी बारी से आएंगे, ओके ना। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सभी फंक्शन में डिफरेंशिएशन का क्या योगदान है, ओके ना। चलिए तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमने पढ़ा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये और एक जो पढ़ा डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इन सभी में डिफरेंशिएशन का क्या इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है ना, जैसे ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो जो वैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इसका हाइट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अब मैंने क्या किया ना कि ये जो ग्राफ है, मान लीजिए थोड़ा स्पष्ट लगे इसलिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा दूर पे ले रहा हूँ कि ये दो नंबर्स के बीच में हम x बराबर a और x बराबर b के बीच की बात करेंगे। ये थोड़ा तिरछा बन गया, मैं सीधा कर देता हूँ, है ना। ये दो नंबर्स के बीच की बात करेंगे, तो इन दो नंबर्स में हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच लिए, है ना। इस ग्राफ में ये जो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ है, हमने दो नंबर ले लिया, x बराबर a और x बराबर एक b। मान लो x बराबर 5, x बराबर 15 और x बराबर 6 पे हम टेंजेंट खींचे हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट खींच लिया। जब टेंजेंट खींचा तो हम टेंजेंट का स्लोप देखना चाहते हैं, क्योंकि अब टेंजेंट्स नॉर्मल पढ़ चुके हैं, है ना। तो किसी भी कर्व को देखना है, मतलब उसके टेंजेंट का अगर स्लोप देखना होता है तो कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं ना। आप देख सकते हैं कि टेंजेंट जो है ना यहाँ पे, ये इस कर्व के बीच में, ए और बी के बीच में, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा गया है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कैसा एंगल बना रहा है, बोलिए। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कैसा एंगल बना रहा है, तो एक्यूट एंगल बना रहा है। कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट। जब एक्यूट बना रहा है तो इसका मतलब है कि एम बराबर क्या होता है भाई, स्लोप बराबर tan थीटा, बोलिए ना। स्लोप बराबर क्या, tan थीटा, और tan थीटा है तो यहाँ पे देखिए सिंस थीटा है ना बराबर एन एक्यूट एंगल, थीटा जो है वो कैसा है, तो थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल होगा तो उस कंडीशन में tan थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, समझ रहे ना। और जब tan थीटा पॉजिटिव हो गया तो tan थीटा को ही दुनिया वाले dy/dx भी बोलते हैं, है ना। ये सब प्रूव्ड है पहले, क्या है भाई, प्रूव्ड है। tan थीटा को dy/dx बोलते हैं, है ना। टेंजेंट्स नॉर्मल में आपने पढ़ा था ना कि
हमें हर वक्त tan थीटा की जरूरत नहीं होती है। हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट कर लें और जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए उसमें रख दो तो हमको क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। तो वही बात है कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी के बीच में हमने टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। तो जब एक्यूट एंगल बन रहा है तो देखिए इस टेंजेंट का स्लोप एम स्लोप बराबर tan थीटा, ये पूरी दुनिया जानती है, मतलब जो लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं। जब tan थीटा हुआ और आप देख रहे हैं कि इसमें थीटा कैसा है, एन एक्यूट एंगल। जब एक्यूट हुआ तो थीटा के एक्यूट होने पर चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी टी रेशियो पॉजिटिव होता है तो इसलिए tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब dy/dx भी पॉजिटिव होगा। यानी कि जब भी एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ए और बी के बीच में, तो उसमें जो डेरिवेटिव होगा ना, जो dy/dx होगा, वो उन दोनों के बीच में क्या होगा, जो भी dy/dx आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ गए ना। अगर पॉजिटिव आ गया तो कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए। यही ये देख सकते हैं इस ग्राफ से और यहां से कि dy/dx का क्या इस्तेमाल है। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सेम उसी तरीके से देखिए ना कि ये दो नंबर्स की बात करते हैं, अगर हम x बराबर a और ये x बराबर b, तो इन दो नंबर्स के बीच में हमने एक टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। कैसा एंगल बना रहा है जी, है ना। थीटा जो है यहाँ पे ये कैसा है, तो ऑब्ट्यूस है ना, थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा, है ना, तो m बराबर tan थीटा और थीटा सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, तो देयरफॉर tan थीटा ऑब्ट्यूस के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी tan थीटा को दुनिया dy/dx के नाम से जानती है। तो यानी कि जब फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो उस समय dy/dx लेस देन 0 होगा। जब भी फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो उस समय dy/dx लेस देन 0 होगा। आप अब दो सोच लीजिए, दो में से कोई एक चीज आपके पास रहेगा भाई। अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, तो बस चेक कर लेंगे, है ना। अगर मान लो 2 और 5 के बीच में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया का मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है वो इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं ना, फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा। और अगर फिर 5 से 10 के बीच में dy/dx निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिक्रीज करेगा। अब चिंता ना करें, मैं इस पे क्वेश्चन तुरंत करा रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम फंटास्टिक, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ गए। चलिए, तो अब हम इस पे ये चीज तो आप समझ गए ना। अब एक और छोटी सी चीज बात बाकी है थ्योरी के लिए, वो क्या है भाई कि जब फंक्शन, ये कोई सवाल आ सकता है कि क्या ये कभी 0 के बराबर भी हो सकता है। तो सुनिए, जब भी अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, स्ट्रिक्टली अगर वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है तो वो हमेशा डिक्रीज ही करेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। और 0 होने का बस एक ही शर्त है भाई लोग, कि जैसे ये हुआ ना तो ऐसे होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो बताइए y बढ़ रहा है क्या? जब कोई भी लाइन पैरेलल हो जाएगा तो y बढ़ रहा है, यहाँ पे y तो बढ़ ही नहीं रहा है। जब y बढ़ नहीं रहा है ना, तो मतलब कि रुक गया है। तो रुक गया तो स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो dy/dx हमेशा इंक्रीज होने पे, मतलब इंक्रीजिंग होने पे बड़ा होगा 0 से, और डिक्रीजिंग होने पे छोटा होगा। बराबर की बात कहाँ पे आती है, आइए देखते हैं उसको, कि बराबर हम लोग कब देखते हैं। वो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है ना। उसको देख लीजिए। सेम हम लोग ऐसे कर लेते हैं, जरा देखते हैं भाई। इसके बाद
आपको मैं क्वेश्चन कराते जाता हूं, है ना, देखिएगा कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। देखिए ना ध्यान से, अगर आप देखिए यहां तक में ये फंक्शन इंक्रीज किया है, बढ़ा है, तो इंक्रीजिंग है, तो ये जो ग्राफ है ना, मतलब इंक्रीजिंग है, इसका मतलब यहां तक में ये dy/dx जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर यहाँ पे मान लो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया ना, तो उस वक्त dy/dx क्या होगा, जीरो होगा। फिर यहाँ पे ऐसे भाग गया, तो यहाँ पे फिर dy/dx क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जब फंक्शन बढ़ रहा है, रुक रहा भी है, मतलब घट नहीं रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है, तो जब फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि dy/dx जो है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। बात समझ में आ गई ना। इसको हम लोग शॉर्टली dy/dx को f' भी लिख सकते हैं ना भाई, तो f' ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। समझ गए। सेम टू सेम हम यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए भी बात करेंगे। जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया गया हो, है ना, डिक्रीजिंग हो, तो उस समय हम लोग dy/dx को क्या कर सकते हैं। ओके, ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है ना भाई। तो यहां पे देख सकते हैं जब डिक्रीज कर रहा है, अभी भी मैंने प्रूव करा है, तो निगेटिव होगा। ये जब इसके पैरेलल जा रहा है तो जीरो हुआ, फिर डिक्रीज किया तो फिर निगेटिव हुआ। यानी जब इंक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy/dx है ना, लेस देन और इक्वल टू जीरो, dy/dx लेस देन और इक्वल टू जीरो। ओके ना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन कुछ समझिए, है ना, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए अब ये कॉन्सेप्ट जो है आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैं इधर नोट डाउन कराता हूं, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ध्यान दीजिए, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy/dx ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। लेकिन फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब लगातार बढ़ते चला गया, तो उस समय dy/dx जीरो के बराबर कभी हो नहीं सकता है ना, वाइस वर्सा। मतलब जस्ट लाइक उल्टा बात करेंगे, अगर डिक्रीजिंग में, तो डिक्रीजिंग में भी सिर्फ डिक्रीजिंग कह रहे हैं तो जीरो के बराबर हो सकता है, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो जीरो के बराबर नहीं होगा, सिर्फ जीरो से छोटा हो सकता है। तो बस इन चीजों को दिमाग में रखें। और आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इंटरवल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। फाइंड द इंटरवल, है ना, फॉर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब कहां से कहां के बीच में फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहां से कहां के बीच में फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा फंक्शन का ग्राफ कहां से कहां के बीच में इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। इन सभी चीजों पे बात करने के लिए आइए इंटरवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए।